क्योंकि ब्लड में जो आपके पास WBCs हैं, WBCs में को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं, करेक्टराइज करते हैं, तो उसमें न्यूट्रोफिल्स आएंगे, एसिनोफिल्स आएंगे और बेसोफिल्स आएंगे और फिर मोनोसाइट्स आएंगे और फिर टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। ये टोटल सेल्स होते हैं जो WBCs कहलाते हैं। अब हम लोगों के पास जो मोनोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स वैसे नॉर्मली जब ब्लड में मौजूद है तो दे विल बी इन द फॉर्म ऑफ मोनोसाइट्स। और अब इनका मोनोसाइट्स का काम क्या होता है कि दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कोप अप और टू रिस्पॉन्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस। बॉडी में कहीं पे भी एलर्जिक रिएक्शंस है तो उसको रिस्पॉन्ड मोनोसाइट्स करते हैं। अब मोनोसाइट्स क्या होंगे जब अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के केस में, अब इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शंस वहाँ लॉन्गर टाइम के लिए हैं, अब लॉन्गर टाइम के लिए तो वहाँ पे मोनोसाइट्स आएंगे। मोनोसाइट्स फिर क्या होंगे, सॉफ्ट और हार्ड टिश्यूज में वहाँ पे पेनिट्रेट कर जाएंगे, उस टिश्यू में जाके जहाँ पे इंजरी हुई है या जहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू मैक्रोफेजेस। means once monocytes moves from blood circulation into the body tissues, they will be converted into macrophage। एंड मैक्रोफेज में मैक्रोफेज में जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे उस टिश्यू में जितने भी इन्फेक्शियस एजेंट्स मौजूद हैं या एंटीजेंस मौजूद हैं उनको इनगल्फ कर लेंगे, ऑप्सोनाइजेशन कर लेंगे उनकी, और फर्दर लाइसोसोम एंजाइम्स रिलीज करेंगे मैक्रोफेजेस, और फिर उस तरह से उनकी किलिंग हो जाएगी। और ये तीन चार स्टेप्स हैं यहाँ पे, जैसे कीमोटेक्सिस है और फिर एडेशन है, और एडेशन के बाद यहाँ पे प्रॉपर लेसिस है, ठीक है, ऑटोलेसिस है ऑफ द एंटीजेंस, और एंटीजेंस को फिर उनकी लेसिस कर दी जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स इन मैक्रोफेजेस। और यहाँ पे पहले मोनोसाइट्स, फिर मैक्रोफेजेस, फिर जेंट सेल बन गए। जेंट सेल से मुराद ये थी कि यहाँ पे बहुत सारे अब मैक्रोफेजेस एकोमुलेट हो जाएंगे और उस टिश्यू में से उस इन्फेक्शन या इन्फेक्शियस एजेंट को क्लियर कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स मेड बाय फ्यूजन ऑफ मैक्रोफेजेस, सेवरल टाइप्स। Morphology of most chronic inflammation reactions is non-specific, but proportion of each cell types may vary in different conditions. Chronic inflammation के types पे जो number of macrophages हैं they vary. Examples include rheumatoid arthritis में many plasma cells होंगे, अच्छा जी, और chronic gastritis के केस में many lymphocytes होंगे, leishmaniasis के केसेस में many protozoan infection है तो उस केस में many मैक्रोफेजेस होंगे। क्योंकि हमने कहा कि बैक्टीरियल या जो बैक्टीरियल पैरासाइट्स का या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन है तो उस केस में ज़्यादातर मैक्रोफेजेस होंगे होंगे, और फिर साथ साथ में ही टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आएंगे। और इन केस ऑफ आर्थराइटिस में ज़्यादातर प्लाज्मा सेल्स आएंगे क्योंकि वो एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और एंटीबॉडीज़ बना के वहाँ से इन्फेक्शियस एजेंट को क्लियर करेंगे। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केस में लिम्फोसाइट्स आएंगे और वो ज़्यादातर कौन से लिम्फोसाइट्स होंगे, टी लिम्फोसाइट्स होंगे और बी लिम्फोसाइट्स होंगे। लेशमिनियासिस क्योंकि पैरासाइट है, पैरासाइट्स है तो पैरासाइट के केस में मोनोसाइट्स आएंगे और वो मोनोसाइट्स मैच्योर होकर मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो दे आर यूजुअली इन्वॉल्व फॉर द रिमूवल ऑफ infectious agents in case of chronic inflammation. Further, giant cell types may be help in diagnosis. Giant cell से मुराद ये कि प्लाज्मा सेल्स भी giant cells बना सकते हैं, लिम्फोसाइट्स भी giant cells बना सकते हैं, और मैक्रोफेज giant cell से मुराद है सेल्स का इकट्ठा होके इमलगम बन जाना, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाना। तो जब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाएंगे रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में या क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के केस में या फिर लेशमिनियासिस के केस में, तो उस डिजीज को डायग्नोज करना आसान हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा सेल्स को हम इजीली ब्लड सेल्स में या टिश्यूज में विजुअलाइज कर सकेंगे या ऑब्जर्व कर सकेंगे। Further effects of chronic inflammations means what are the effects chronic inflammations do impact, कौन सी changes chronic inflammation की वजह से होंगी। फर्स्ट यहाँ पे एक इफेक्ट हम जिसकी बात कर रहे हैं फाइब्रोसिस, ये अगले लेक्चर में भी हम डिटेल में फाइब्रोसिस की बात करेंगे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन फाइब्रोसिस के केस में भी होता है। गाल ब्लैडर के केस में अगर गाल ब्लैडर के इन्फेक्शन है जिसे हम कॉलीसिस्टाइटिस कह रहे हैं या क्रोनिक अल्सर्स हैं, गाल ब्लैडर में आपको पता है कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं। अगर गाल ब्लैडर में ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, तो इस केस में हम लोगों के पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शो हो सकता है। और इसके अलावा क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज जो अभी हमने बात की थी, BID डिजीज, CID डिजीज की बात हमने की थी यहाँ पे, CIBD, ठीक है, उस डिजीज की हमने बात की थी, या IBD डिजीज जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की बात की, उसके केस में भी हम लोग के पास
जो इम्पेयर्ड सेलुलर फंक्शंस होगी और इन्फ्लेमेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम होगा। फिर उसके बाद म्यूकस सिक्रीशन या थायरोटॉक्सिकोसिस है, जिसमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीशन अपनी T3 और T4 हार्मोन ज़्यादा रिलीज करेगा, तो उस केस में भी हम लोगों के पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शो होगा। एट्रॉफी की केस में गैस्ट्रिक म्यूकोसा एट्रॉफी, जब हम कहते हैं कि सेलुलर एट्रॉफी, हमने जब हम सेलुलर चेंजेस पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे भी एट्रॉफी हमने डिटेल में पढ़ी। तो एट्रॉफी में हम लोगों ने कहा था कि जब सेलुलर चेंजेस होंगी, सेल का साइज कम हो जाएगा, तो उस केस में भी एक्यूट इन्फ्लेमेशन शो होगा, क्योंकि सेल का साइज कम होता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फर्दर गैस्ट्रिक स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकस रिस्पॉन्स, कि अगर गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन में आपको पता है कि स्टमक की कुछ सेल्स हैं जो कि सिक्रीशंस रिलीज करते हैं, और इसी तरह इंटेस्टाइनल सेल्स भी, पेनक्रियाटिक लाइपेज वगैरह वहाँ पे रिलीज होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उस केस में भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शो होगा। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एनिमेशन शो किया गया, इसमें लिखा हुआ है कि ओबेसिटी के केस में, डायबिटीज के केस में, गिंगवाइटिस जो टूथ की डिजीज है, माउथ की डिजीज है, उसमें भी कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, आई डिसऑर्डर, जॉइंट पेन, कोलॉन, ब्रेस्ट एंड लंग कैंसर के केस में, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के केस में, अस्थमा के केस में, अल्जाइमर, इंजरी, इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन शो होगा। ठीक है। अच्छा, फर्दर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर इन्फ्लेमेशन, कि अगर हम इन्फ्लेमेशन को डायग्नोज करना चाहते हैं, तो हाउ we can diagnose inflammation, what are the major tests which we will be doing in our medical lab। तो हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करेंगे तो देयर आर so called markers that help diagnosis inflammation in the body, however these markers are non-specific, meaning that in normal levels can shown that something is wrong but not what is wrong। अच्छा, डायग्नोस्टिक मार्कर इन्फ्लेमेशन, आपको पता है कि अब इन्फ्लेमेशन बहुत सारी डिजीजेस की वजह से हो रहा है, अब एलर्जिक या ऑटो इम्यून रिएक्शंस की वजह से भी हो रहा है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से, ब्रेन डिसऑर्डर्स की वजह से, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा है। तो अब अगर हम इन्फ्लेमेशन के टेस्ट परफॉर्म करते हैं इन्फ्लेमेशन को फाइंड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि ये नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होंगे। इन टेस्टों में बहुत सारे सिर्फ ये पता चलेगा कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन, बॉडी रिस्पॉन्स शो कर रही है, लेकिन उसकी वजह क्या है एग्जैक्ट, क्या वो वायरल बैक्टीरियल है, तो मतलब ये जानना मुश्किल होगा। ऐसे इन्फ्लेमेशन की जो टेस्ट हैं दे विल बी नॉन स्पेसिफिक, और उन नॉन स्पेसिफिक टेस्ट में से, क्योंकि इन्फ्लेमेशन बहुत सी वजहों से हो सकता है, बहुत सी काजेज हैं इन्फ्लेमेशन के साथ एसोसिएटेड। एक है सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक हमारे पास टेस्ट है जिसमें हम सीरम की प्रोटीन, सीरम किसे कहते हैं, द वाटरी पोर्शन ऑफ ब्लड आइसोलेटेड फ्रॉम द क्लॉटेड ब्लड इज कॉल्ड सीरम, या द वाटरी पोर्शन ऑफ अ ब्लड फ्री ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज कॉल्ड एज सीरम, ठीक है, या क्लॉटिंग फैक्टर्स जिसमें मौजूद ना हो उस वाटरी पोर्शन को ब्लड के सीरम कहते हैं हम। अब अगर हम सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो इसका मतलब है, अब हम देखते हैं कि एक कहीं पे इन्फ्लेमेशन है तो उसमें सीरम प्रोटीन्स में कितनी मौजूद है, एक सीरम है उसमें कितनी प्रोटीन्स, कौन कौन सी प्रोटीन्स मौजूद हैं, और प्रोटीन्स में हमारे पास जो प्राइमरी या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन्स हैं वो भी मौजूद होंगी। SPE is considered the best way to confirm chronic inflammation as well as acute inflammation. It measures certain proteins in liquid part of the blood to identify that any issue too much or too little of these proteins can point out inflammation and markers for these conditions. अगर higher protein का level मौजूद है तो वो भी indicate करेगा कि यहाँ पे कोई inflammation, body inflammation show कर रही है। यहाँ पे example protein या example test जो हम lab में perform करते हैं जिसका नाम है CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट। एक इंडिविजुअल है वो आके कहता है कि जी उसकी बॉडी में उसको इन्फ्लेमेशन है, कि उसकी बॉडी ओवर एक्ट कर रही है और उसको एलर्जिक रिएक्शंस हैं, तो हम कंफर्म करना चाहेंगे तो उसका हम सीआरपी टेस्ट लैब में परफॉर्म करेंगे। तो सीआरपी में मीन सी रिएक्टिव प्रोटीन्स हैं, वो हाई कंटेंट हमें उनका मिलेगा। अब CRP is a naturally produced protein in the liver in response to inflammation. अब high level of CRP, C reactive protein is C reactive, C से मतलब है यहाँ पे complement proteins, ठीक है, तो ये C से आप कंफ्यूज ना हो कि मैं बार बार C reactive proteins, तो complement reactive proteins भी इनको हम कहते हैं। A high level of CRP in your blood can occur due to several inflammatory conditions, while
This test is very sensitive for inflammation. It does not help differentiate between acute and chronic inflammation, but दोनों केसेस में acute inflammation में भी CRP का लेवल हमें पता चलेगा, हम देख सकेंगे, और chronic inflammation के केस में भी, लेकिन हम इस टेस्ट को यूज नहीं कर सकते कि यहाँ पे chronic है या acute inflammation है. Since CRP will be elevated during both, दोनों कंडीशन में, हाई लेवल कंबाइंड विद सर्टेन सिम्टम्स कैन हेल्प योर डॉक्टर टू मेक अ डिसीजन. वो फिर डॉक्टर क्या करता है, क्लिनिकल कंडीशंस को असेस करता है, क्लिनिकल हिस्ट्री लेता है पेशेंट से, तो वो कंफर्म करता है कि ये एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या क्रोनिक है. वो पूछता है पेशेंट से कि अगर आपको स्वेलिंग है कहीं पे, स्किन पे स्वेलिंग है, तो वो जाहिर बात है जो है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो सकता है. लेकिन अगर पेशेंट बताता है कि उसको कार्डियक भी प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है अब वो उसको हार्ट या कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और वो केस है हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का. तो सीआरपी का लेवल दोनों कंडीशन में हाई आ सकता है. फर्दर डॉक्टर कंफर्म करेगा. जी सर, अगर कार्डियक फेलियर भी हो और स्किन बर्निंग भी हो सर, तो फिर तो बॉडी में दोनों इन्फ्लेमेशन शो हो रही है ना. बॉडी क्रोनिक भी एक्यूट भी इन्फ्लेमेशन शो कर रही है, तो बोथ कंडीशन विल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली. सर जी जी सर, हमने तो बस इधर पढ़ा कि जब हम सीआरपी टेस्ट परफॉर्म करते हैं ना सर, मतलब दोनों के लिए जब इसका लेवल इंक्रीज हो जाए सर, तो फिर मतलब हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगा सर. ठीक है, वो तो हमने कंफर्म कर लिया. तो सर फिर हमने ये भी पढ़ा कि सर मतलब इसकी जानने के लिए कि मतलब ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है सर जी, या मतलब एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ना सर, मतलब ये मतलब क्लिनिकल साइंस पे डिपेंड करता है ना सर. जी, लेकिन सर इसकी मतलब इसकी शनाख्त के लिए मतलब ये कराने की या इन्फ्लेमेशन या एक्यूट है सर, मतलब इसको सेपरेट करने के लिए, इसको जानने के लिए हम एक और टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या और मतलब सर क्या करते हैं फिर? देखो, अब अगर क्रोनिक है या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है, उसके लिए हमने कहा ना कि लैब में जो टेस्ट है ना वो सबके लिए यूनिवर्सल है. इन्फ्लेमेशन के जितने भी टेस्ट हैं ना वो नॉन स्पेसिफिक हैं, कि मतलब उसमें हम वो स्पेसिफिक नहीं है, ना ही क्रोनिक के लिए ना ही एक्यूट के लिए, वो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. तो फिर स्पेसिफिक टेस्टिंग मौजूद नहीं है. उसके लिए हम क्या करते हैं कि डॉक्टर का काम है कि वो डॉक्टर उन रिपोर्ट्स को देखेगा और सीआरपी का लेवल देखेगा, और फिर पेशेंट से पूछेगा कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम है या फिर उसको स्वेलिंग हुई है कहीं भी किसी और वजह से, जैसे उसने कोई ड्रग ली है और उसको फॉरन से बॉडी में कोई चेंजेस आई हैं, तो वो डॉक्टर उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके बताएगा कि उसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन है या क्रोनिक है. अगर ऐसे हो जाए कि सारे टेस्ट ही स्पेसिफिक बन जाएं, फिर तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं रहती ना हमारे पॉपुलेशन में या हॉस्पिटल्स में, अगर सारे टेस्ट स्पेसिफिक हों लैब के अंदर. तो समझ आ रही है? जी सर, लेकिन सर मतलब इसकी शनाख्त के लिए सर मैं कह रहा हूँ कि मतलब इन दोनों के मतलब सेपरेशन के लिए सर ये मतलब कंफर्म तो यार वो डॉक्टर करेगा ना, वो डॉक्टर करेगा. डॉक्टर उससे पूछेगा ना कि उसको कितने टाइम से इन्फ्लेमेशन है, उसको कितने टाइम से पेन हो रहा है, एक हफ्ते से हो रहा है या आज ही हुआ है उसको, तो इस बेस पे वो डॉक्टर बता देगा ना उसको एक्यूट है या क्रोनिक है. जी, लेकिन सर ऐसी डिजीज हमारे पास भी जिस तरह हम अगर हम देखते ना, तो जो मलिद है सर मतलब जो सर जी वो मतलब क्विक अपील नहीं होगा स्पेशली, तो वो क्विक नहीं है तो वो क्रोनिक होंगी ना, क्रोनिक होंगी, और डॉक्टर उसको डायग्नोज करेगा, सॉरी डॉक्टर उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री लेके उसको क्लिनिकली कंफर्म करेगा कि उसको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है कि नहीं. तो अगर कोई डिजीजेस शो नहीं हो रही, अपनी सिम्टम्स शो नहीं करेंगी, तो वो क्रोनिक में जाएंगी ना. डॉक्टर करेगा ना डिसीजन. ये मतलब हुआ कि मतलब साइन और सिम्टम पे मतलब इसके जो तकलीफ है, मतलब जो साइन है इसको एक्सप्रेशन को मतलब इस पे डिपेंड करता है ना सर, इन दोनों के. हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर उसके मुताबिक डायग्नोज करेगा. अच्छा, हम कुछ स्टूडेंट्स बाकियों से भी क्वेश्चन लेते हैं, ये ना हो कि स्टूडेंट्स कहें कि ये सियाब खान और यूनिस खान के लिए क्लास पूरी हो रही है. सो लेट मी आस्क क्वेश्चन फ्रॉम राहिद अली. जी राहिद अली, आप बताएं, आपको समझ आ गई जो हमने अभी तक पढ़ा है? जी सर, थोड़ा थोड़ा आ गया. थोड़ा थोड़ा आ गया जी. शहरियार ताहिर, आप बताएं, आपको समझ आ गई है? जी शहरियार, आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया. शहरियार कहीं सो गए हैं जी. अच्छा, फर्दर हम पूछते हैं मोहम्मद इस्माइल.
इस्माइल आपका माइक अनम्यूट कर दिया गया, बताएं आपको अभी तक जो हमने क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन आज पढ़ा है समझ आ गया? यस सर, समझ आ गया सर। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, गर्ल्स में से भी किसी एक से पूछ लेते हैं ताकि ये ना कहें कि हमसे नहीं पूछा गया जी। और आई थिंक रिमशा परवीन, रिमशा आपको अनम्यूट कर दिया गया, प्लीज़ हमें बताएं समझ आई जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं? जी रिमशा परवीन, यू आर नॉट हेयर। ओके, थैंक यू जी। अच्छा, अब हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि सीआरपी का टेस्ट परफॉर्म करेंगे, फिर इसके अलावा और कौन सा टेस्ट है जो हम इन्फ्लेमेशन के केस में परफॉर्म कर सकते हैं? दो टेस्ट इंक्लूड्स इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ESR. The ESR test is sometimes called a sedimentation rate test. This test indirectly measures inflammation by measuring the rate at which red blood cells sink in the tube of blood. The quicker they sink, the more likely you are experiencing inflammation. The ESR test is rarely performed alone as it does not help pinpoint specific cause of inflammation. Student, just hold on. I have a phone call. Then we can start. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके, अच्छा स्टूडेंट, सॉरी, हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पे ESR टेस्ट की। तो ESR टेस्ट में फर्दर ESR टेस्ट इज आल्सो नॉन स्पेसिफिक. इट कैन हेल्प योर डॉक्टर आइडेंटिफाई दैट इन्फ्लेमेशन इज अकरिंग. इट कैन आल्सो बी can help them to monitor your condition. तो ESR या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो टेस्ट है ना, वैसे होता गया है। क्यों हम ESR परफॉर्म करते हैं? जब भी बॉडी में कहीं पे इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा या उसको कोई इंजरी स्टिमुलस के साथ इंटरेक्शन होगा, चाहे एक्यूट है या क्रॉनिक है, तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाता है? हम कहते हैं ना कि ब्लड सेल्स का लेवल बढ़ जाता है। तो इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए आरबीसीज का जब लेवल, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज का भी लेवल उसी तरह से बढ़ा और उन्होंने भी वहाँ पे रिक्रूट हुए और इस इन्फ्लेमेशन को कवर किया या क्लियर किया इन्फ्लेमेशन को, इसी तरह आरबीसीज का लेवल भी बढ़ जाता है इन्फ्लेमेशन के केस में। तो हम ESR टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आरबीसीज का लेवल ज़्यादा है या कम है। और फिर ESR टेस्ट या एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वाला टेस्ट हम क्यों फाइंड करते हैं? क्योंकि जब ESR आरबीसी ज़्यादा बनेंगे ना ज़रूरत से, तो वो वहाँ पे आप उस ट्यूब में आरबीसी को जब ESR ट्यूब में प्लेस करेंगे अपने ब्लड का स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वहाँ पे आरबीसी जल्दी से सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि आरबीसी का कंटेंट ज़्यादा होता है। और वहाँ पे जब आरबीसी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो वो डेफिनेटली दे विल सेटल एट द ग्रेटर एक्सटेंट, क्योंकि उनका कंटेंट बढ़ गया ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. So this is another non-specific test for just detection of inflammation, but not for the differentiation of different types of inflammation. फिर है plasma viscosity. This test measures the thickness of blood. Inflammation or infection can thicken plasma. इसके अलावा प्लाज्मा की विस्कोसिटी देखी जाती है कि प्लाज्मा की विस्कोसिटी किसे कहते हैं? The resistance perceived by a fluid during its flow. तो प्लाज्मा की विस्कोसिटी देखते हैं हम लोग कि अगर प्लाज्मा की विस्कोसिटी जो नॉर्मल होती है वो 1 से लेकर 10 MPa होती है, मिली पास्कल होती है, ठीक है। अगर विस्कोसिटी बढ़ जाती है 1 to 30 हो जाती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि या 1 से ज़्यादा, सॉरी, जो एबनॉर्मल रेंज में विस्कोसिटी अगर बढ़ जाती है प्लाज्मा की, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये डिजीज़ अपीयर होगी और स्पेशली इन्फ्लेमेशन शो हो रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन हाई प्लाज्मा विस्कोसिटी इज डेंजरस फॉर डेंजरस, और उसको हम टेस्ट करते हैं प्लाज्मा विस्कोसिटी का और उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। सो प्लाज्मा विस्कोसिटी असेसमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू असेस द लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन. तो ये कुछ टेस्ट जो हम परफॉर्म करते हैं. फर्दर है हम लोग के पास अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट. इफ़ यू हैव सर्टेन सिम्टम्स, फॉर इंस्टेंस क्रोनिक डायरिया है या नमनेस है. नमनेस से मुराद होता है ये बेहोश हो जाना ऑन वन साइड ऑफ योर फेस. योर डॉक्टर मे रिक्वेस्ट एन इमेजिंग टेस्ट टू चेक सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी और ब्रेन. MRI एंड एक्सरे भी परफॉर्म किया जाता है कि अगर कहीं पे मिसाल के तौर पे अगर
कोई बेहोश हो जाता है और उस केस में हम कहते हैं कि बॉडी क्योंकि रिस्पांस शो कर रही है और बेहोश होकर इंडिविजुअल, तो वो देखा जाता है कि क्या उसका कोई बॉडी का कुछ नर्व्स डैमेज तो नहीं हो गई हैं वहाँ पे। तो उसके लिए हम इस तरह के जो नमनेस रिलेटेड या डायरिया रिलेटेड जो क्रॉनिक डायरिया रिलेटेड केसेस हैं, उस केस में हम क्या करेंगे, एक्सरे या एमआरआई भी परफॉर्म कर सकते हैं। टू डायग्नोज इन्फ्लेमेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंडीशन, योर डॉक्टर मे परफॉर्म अ प्रोसीजर टू सी inside parts of your digestive tract. These tests can include colonscopy, कॉलोन की विजुलाइजेशन के लिए, और इसके अलावा सिग्मॉइडस्कोपी है और अपर एंडोस्कोपी है जिसमें स्टमक वगैरह को देखा जाता है। तो इट्स मीन हम लोग डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं फॉर द इन्फ्लेमेशन ट्रैकिंग और फॉर द ट्रैकिंग ऑफ इन्फ्लेमेशन। So this was all about our today lecture. So in this so let me summarize it. हमने क्या क्या पढ़ा इस लेक्चर में? हमने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टार्ट किया, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया, और फिर सेलुलर लेवल पे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो चेंजेस होती हैं उनको डिस्कस किया, और फिर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिनमें क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व है वो डिस्कस की। फिर हमने डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात की, कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि यूज़ करते हैं हम इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करने के लिए या डायग्नोज करने के लिए। So this was all about today's lecture. So I think we need to end our class over here. If you have any question, you can ask at any time. So right now, Behram Khan is asking a question. जी Behram, आपको unmute कर दिए गए, बताएं। Excuse me sir. जी जी। Sir, viscosity की definition जरा बता दें। Viscosity is defined as, लिखो अपने पास। Viscosity is defined as the resistance to flow of a liquid, the resistance to flow of a liquid persists once the resistance towards the flow of liquid substance persists is called viscosity. और प्लाज्मा की विस्कोसिटी बढ़ जाती है इन्फ्लेमेशन के केस में। अच्छा जी, ओके, थैंक यू जी। सो हम यहाँ पे क्लास एंड करेंगे। सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस और इफ देयर इज एनीथिंग लेटर एज वेल। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।